स्टेट्स ऑफ मैटर में तीसरा जो लेक्चर है दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड्स। फर्स्ट दो जो हैं वो गैसेस और लिक्विड्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। सॉलिड्स जो हैं जैसा आप सबको पता है ये कंडेंस स्टेट ऑफ मैटर है, क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि जिन एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से वो सॉलिड मिलकर बना हुआ है। डेफिनेट शेप, मैस और वॉल्यूम है, हाई डेंसिटी है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, रिजिड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, आई मीन स्ट्रॉन्ग होते हैं, फोर्स जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इनमें जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेशनल मूवमेंट है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो हेल्ड है अपनी अपनी पोजीशन पर, जस्ट वाइब्रेशनल मूवमेंट शो कर सकते हैं। मेजर जो है वो दो क्लासेस में इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन जिनमें लॉन्ग टर्म 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, दोज आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन। और अमॉर्फस वो होते हैं जिनमें कोई लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट नहीं होती, इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। बहुत से लोग जो हैं, बहुत से साइंटिस्ट इन्हें जो है सॉलिड्स मानते ही नहीं है, लेकिन सम टाइम इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा पार्ट पे जो है वो क्रिस्टलिनिटी आ जाती है, अरेंजमेंट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट। A short term crystalline part is known as crystallite. ग्लास, प्लास्टिक और रबर इसकी एग्जांपल्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल शेप। जिस तरह ज्योमेट्रिकल फिगर्स या शेप्स में एक मखसूस डेफिनेट जो है उनकी साइड्स की लेंथ होती है, उनकी तरतीब होती है, रेशो होती है और एंगल्स होते हैं, उसी तरह ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी है। इंटरफेशियल एंगल्स, फेसेस के बिटवीन जो एंगल्स हैं वो सेम रहते हैं, वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करते। मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मीन वो एक ही मखसूस मेल्टिंग पॉइंट पे सारे का सारा सब्सटेंस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। और अमॉर्फस में एक रेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर 50 से स्टार्ट किया 55 तक अमॉर्फस में है, वो एक रेंज है। क्लीवेज प्लेन्स, ब्रोकन अलोंग डेफिनेट प्लेन्स कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में चूंकि तरतीब होती है, जब उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं क्लीवेज होती है उनकी, वो प्लेन्स में ही होती है, जो कि प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइन की गई होती हैं। एनआइसोट्रॉपी, वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज एनआइसोट्रॉपी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो को हम एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं और इस फिनोमेना को एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एटसेट्रा। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है जब उसकी लेयर्स जो है वो पैरेलल हों, इस तरह से लेयर्स जो हैं, और जब परपेंडिकुलर हो जाएंगी तब वो जो है कंडक्टर नहीं रहेगा। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से ये कंडक्टर है। नेक्स्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री है रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री। जब 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो फेस या एंगल या एज जो है वो रिपीट होते हैं। इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं कितनी टाइप्स की हैं ये। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, नेम से शो होता है कि जब भी क्रिस्टल को ग्रो किया जाएगा उसकी शेप जो है वो सेम होगी अगर कंडीशन सेम रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो क्यूबिक है, लेकिन अगर उसमें 10% यूरिया एज एन इम्प्योरिटी शामिल की जाएगी तो वो नीडल लाइक या ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमीन शेप, मॉर्फ शेप होती हैं। अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस की सेम क्रिस्टलाइन शेप्स हों, उनको शेप्स को कहते हैं आइसोमॉर्फ्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और इनकी और ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल नेचर, ये जो फिनोमेना है ये केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करता, और नंबर ऑफ एटम्स और उनके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, और जो है अगर इनके मिक्सचर्स जो हैं उनको क्रिस्टलाइज किया जाए तो वो मिक्सचर भी क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। इनके एग्जांपल फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्यूबिक हैं। जिंक, कैडमियम जो है वो हेक्सागोन। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक कंपाउंड की एक से ज्यादा शेप्स हों उन्हें पॉलीमॉर्फ्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सिल्वर नाइट्रेट रोम्बोहेड्रल भी है, ऑर्थोरोम्बिक भी है। कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल भी है और ऑर्थोरोम्बिक भी है। एलोट्रॉपी भी पॉलीमॉर्फिज्म ही है, लेकिन एलोट्रॉपी कन्वेंशनली जो है एलिमेंट्स के लिए यूज करते थे। तो अगर एलिमेंट की एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन शेप्स हो तो उसे एलोट्रॉप्स कहेंगे, और कंपाउंड की होगी तो पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे उन्हें। सल्फर जो है वो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है। टिन जो है वो ग्रे है, उस ग्रे टिन क्यूबिक होता है, और व्हाइट टिन जो है वो टेट्रागोनल होता है। नेक्स्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसमें कोई ना कोई वैल्यू समटाइम पूछी जा सकती है। ट्रांजिशन होता है चेंज, द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मीन एक टेम्परेचर जिसपे एक फॉर्म जो है वो ट्रांजिशन उसकी हो रही है दूसरी फॉर्म में, तो दोनों फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में। टेम्परेचर कम करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रे टिन और व्हाइट टिन 13.2 है, टेम्परेचर कम करेंगे तो ग्रे टिन उसमें जस्ट होगी, और ज्यादा करेंगे तो व्हाइट टिन होगी। क्रिस्टल लेटस या स्पेस लेटस, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम बार बार बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जिनसे कोई क्रिस्टल बनती है, उसकी जो लॉन्ग टर्म 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है उसे हम क्रिस्टल लेटस या स्पेस लेटस कहते हैं। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटेड या रिपीटिंग 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ स्पेस लेटस। क्रिस्टल लेटस का वो छोटा से छोटा यूनिट जो कि बार बार रिपीट होके क्रिस्टल लेटस बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। नेम से शो होता है यूनिट 1 है, और इस यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो कि एक क्रिस्टल की होती हैं। ये नीचे गिवन है, ये यूनिट सेल है, एक एग्जांपल गिवन है यूनिट सेल की। इस तरह के यूनिट सेल जो है रिपीट होंगे तो ये क्रिस्टल बन जाएगी, क्रिस्टल लेटस। लेटस एनर्जी, the energy required to break 1 mole of a crystal lattice into isolated ions in gaseous phase। आइसोलेटेड आयंस इन गैसियस फेज से जब क्रिस्टल बनती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है, या क्रिस्टल लेटस को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए, दैट इज कॉल्ड एज लेटस एनर्जी। और इस एनर्जी को किलो जूल एनर्जी का यूनिट है, पर मोल 1 मोल के लिए है। इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एनाइन। तो ये यूनिट सेल है, इसमें 3 साइड्स हैं, ए, बी और सी जो है ये 3 साइड्स हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस जिसे हम कहते हैं वो ए है, उसके सामने वाला एंगल जो है वो अल्फा है, ये वाला एंगल। और दूसरी जो है ये वाई एक्सिस जो है ये बी है, इसके सामने वाला एंगल बीटा है, और सी के सामने वाला एंगल गैमा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये प्रिमिटिव टाइप जिसमें पार्टिकल्स जस्ट जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड एज पी। फेस सेंटर्ड, इन सब में कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही, फेस सेंटर्ड में ये 6 फेजेस हैं। जिस तरह एक रूम की 4 दीवारें होती हैं, एक छत होता है, एक फ्लोर होता है, 6 फेजेस होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो हर फेस पे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड। एफ से शो करते हैं। एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड में पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हैं, और एक एक पार्टिकल जो है अपोजिट फेजेस में, 2 अपोजिट फेजेस बस, ये वाली। जो नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड आई, इंटरनल भी कहते हैं इसे। पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर पे तो है ही है, और यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में भी एक जो है वो पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड। समटाइम पूछ लिया जाता है कि बॉडी सेंटर्ड में टोटल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, टोटल जो है पार्टिकल कितने होंगे, तो ये थोड़ा सा पता होना। एक 7 क्रिस्टल सिस्टम है, याद रखेंगे, थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, कुछ बुक्स में डिफरेंट अरेंजमेंट है। ये जी CTO, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, याद करना बहुत आसान है। क्यूबिक में
ए बी सी भी इक्वल हैं और अल्फा बीटा गैमा 90 के इक्वल हैं। टेट्रागोनल में जस्ट एक चेंज आती है, बी और सी इक्वल नहीं होते। ऑर्थोरोम्बिक में दोनों ही साइड्स इक्वल नहीं होती। ये चेंज है जी। क्यूबिक में सारे इक्वल और एंगल 90 के। टेट्रागोनल में बी और सी इक्वल नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक में साइड्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यह रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक RHMT, ये CTORHMT जो है, ये इसको याद करने के लिए थोड़ा सा आसान है। नेक्स्ट देखें, फिर ये तो पहले हो गया ना, साइड्स इक्वल नहीं होने तक हो गया। उसके बाद है साइड्स इक्वल हैं, अल्फा बीटा इक्वल हैं और जो है वो गैमा 90 के इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा गैमा 90 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट में है अल्फा और बीटा, सॉरी ए बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा 90 के इक्वल है, गैमा 120 है। मोनोक्लिनिक में देखें तीनों इक्वल नहीं है, अल्फा गैमा 90 के इक्वल है और बीटा 90 के इक्वल नहीं है। और ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं है, याद रख लें, ठीक है। और जो है मोनोक्लिनिक में अल्फा गैमा 90 के साइड्स इक्वल नहीं है, अल्फा गैमा 90 है और बीटा 90 नहीं है। हेक्सागोनल में ऊपर से जब आते हैं तो बी और सी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा 90 के हैं, गैमा 120 के हैं। और रोम्बोहेड्रल में ए बी सी जो है वो इक्वल हैं, अल्फा बीटा गैमा 90 के इक्वल। ये जी हर कॉर्नर से या फेस से या एज से कितना जो है वो कंट्रीब्यूशन है। कॉर्नर से अगर होगा ना, किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है वो इसको 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, 8वां हिस्सा करता है। फेस पे जो होगा वो 1/2 करता है, एज पे जो होगा वो 1/4 करता है। बॉडी सेंटर में जो होगा, सेंटर में होगा, वो सारे का सारा इसका अपना होगा, वो 1 का 1 ही कंट्रीब्यूट करता है। कॉर्नर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कंट्रीब्यूशन 1/6 है और फेस सेंटर्ड ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 1/2 है, ठीक है। ये लास्ट वाले दो इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रैग्स इक्वेशन है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए, ये है 2d sin थीटा इट इज इक्वल टू n लैम्डा। d जो है वो एटॉमिक प्लेन्स के बीच में एटम्स या जो पार्टिकल्स के प्लेन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है। थीटा जो है वो एंगल्स है एक्सरे का, ग्लैंसिंग एंगल का कहते हैं। लैम्डा जो है वेवलेंथ है एक्सरेज की और n जो है वो ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्रिस्टल्स, दो तरह की 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पैकिंग है। 2 डायमेंशनल ये है जी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये जिस तरह नजर आ रहा है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 4 अदर स्फीयर, और इसमें जो वॉइड्स हैं, जो स्पेसेस हैं जो स्क्वायर बनाती हैं, और इसमें 52.4% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की जाती है। ये 2 डायमेंशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्पेसेस याद होनी चाहिए आपको। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये ज़्यादा क्लोज पैकिंग होती है, डेंसिटी पैकिंग है, और जो इसमें वॉइड्स होते हैं ट्राइएंगुलर होते हैं, और 60.4% जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड होती है स्फीयर से। 3 डायमेंशन में जो है इंपॉर्टेंट है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये है atoms located at corners and center of 2 parallel hexagons and 3 more atoms are placed in parallel midway between these। ये है जी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, ये है HCP। ये हेक्सा 6 है जी, 2 2 4 2 6 कॉर्नर ये 6 बनाएंगे और ये 6 होंगे, इनके बीच में एक होगा डेफिनेट बात, और सेंटर में 2 लेयर्स के जो है वो 3 जो हैं और पार्टिकल्स होंगे। इसमें 74% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई की जाती है। अरेंजमेंट ए बी है और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, इसमें देखें पहले ए है,
इधर भी ए है, फिर ये बी है और ये सी है। स्फीयर इन फोर्थ लेयर इज सेम, 1 2 3 4, 4 लेयर में सेम है जैसे फर्स्ट में, तो इसका मतलब है 3 लेयर सेम होगी, ए 3 लेयर की रेपिटेशन होगी, ए बी सी, फिर ए होगा फोर्थ वन। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अभी हम सिमेट्री दोबारा देखते हैं तो। और कंडीशन नंबर 12 है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इंटरस्टिशियल वॉइड्स, वॉइड या स्पेसेस जो है स्फीयर, आपको पता है कि साथ साथ भी जोड़ें तो जोड़ नहीं सकते, कोई ना कोई स्पेस रहनी है इसके बीच में, तो उन वॉइड्स की, उन स्पेसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। क्लोज पैकिंग के बाद जो स्पेसेस रह जाती हैं उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बाद जो स्पेसेस रह जाती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। जब 3 जो हैं स्फीयर टच करें उनके बीच में स्पेस होगी ये वाली, that is called as trigonal void. Tetrahedral void, new space, vacant space created when each sphere of a second layer, अब डेफिनेट बात है एक लेयर तो नहीं होगी पार्टिकल्स की, 2 3 4 लेयर्स होंगी। जब इसके ऊपर जो है कोई दूसरा पार्टिकल आ जाएगा तो अब जो फर्स्ट लेयर जो कवर हो गई है, ये जो वॉइड है इसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये लास्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, ट्राइगोनल वॉइड तो स्टार्टिंग में होता है। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, formed by combination of 2 triangular voids of first and second layer. ये नीचे वाली पहली लेयर है, ऊपर वाली दूसरी लेयर है। कुछ वॉइड्स ऐसे होते हैं जो कवर्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ वॉइड ऐसे होंगे जो दोनों लेयर्स में कवर्ड नहीं होंगे, उन्हें हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है पहला, अगर कोई प्लेन पास करें, डायगोनली पास करें या सेंटर में से पास करें, तो 2 इक्वल पोर्शन में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज, कि हम कहते हैं इस क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक इमेजिनरी पॉइंट है यहां पे, which divides the surface of crystal at equal distance, हर तरफ जो है वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो डिवाइड करता है इसको, और सेंटर ऑफ सिमेट्री जस्ट एक ही हो सकता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है। अगर ये इसमें से पास करके क्रिस्टल को रोटेट किया जाए तो क्रिस्टल की शेप्स जो हैं वो रिपीट होती हैं, जिस तरह हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी है, रेपिटेशन ऑफ फेसेस एजेस। जब फेसेस और एजेस रिपीट होंगे, ठीक है, जब एक दफा रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे तो वही शेप्स आ जाएंगी, फिर 90 पे करेंगे फिर वही शेप्स आ जाएगी, 4 दफा 90 90 90 पे करेंगे, 360 पे रोटेट करेंगे तो 4 दफा अगर वो शेप सामने आ गई, वही शेप सेम रिपीट हो गई, तो हम उसे कहेंगे 4 फोल्ड, और अगर 6 टाइम आई तो हम कहेंगे 6 फोल्ड सिमेट्री है। ठीक है, एंगल ना भी हो, एंगल की बात नहीं करते, जब हम कहते हैं कि जब हम उस क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो जो पहले हम फेस देख रहे हैं और जितनी दफा 360 पे टोटल रोटेट करना है, जितनी दफा वो फेसेस रिपीट होंगे, हम कहेंगे उतने फोल्ड सिमेट्री है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वो पहले रिपेल्ड हैं, ये अट्रैक्टेड हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड बाय magnetic field and show permanent magnetism even in the absence of magnetic field. इसके अलावा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। अब है नेक्स्ट आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन, जैसा कि नेम से होता है, केटायन और एनायन के बीच में होंगी, सॉलिड्स होंगे, स्टेबल होंगे, हाई लेटेस्ट एनर्जी 400 to 4000 किलोजूल पर मोल, हाई डेंसिटी होगी, क्लोज पैकिंग, हार्ड, ब्रिटल, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सॉलिड स्टेट में से करंट पास नहीं करता, लेकिन मोल्टन और सोल्यूशन में से करंट पास करेगा। कोई आइसोमरिज्म नहीं होता, मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, आयनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। इनके आयनिक रिएक्शंस जो हैं सॉल्वेंट्स में बहुत फास्ट होते हैं। और NaCl की एग्जांपल लें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट आयंस ऑफ सेम काइंड, फॉर एग्जांपल 2 क्लोराइड के बीच में या 2 सोडियम के बीच में
0.63 एंगस्ट्रॉम जो है वो डिस्टेंस होता है। और अगर Na और Cl के बीच में निकालना हो तो इसको 2 पे डिवाइड कर लें, तो दो साथ साथ वाले एडजेसेंट कंसेक्टिव आयन के बीच में, एक केटन और एक एनाइन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का 6 है और क्लोराइड का भी 6 ही है। लेटेस्ट एनर्जी जो है वो 787 किलो जूल पर। रेडियस रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की लेटेस्ट एनर्जी जो है वो उसकी सोलबिलिटी, उसकी डिकम्पोजिशन, वो रेडियस रेशियो पे डिपेंड कर दिया। रेडियस रेशियो इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन और ओवर रेडियस ऑफ एनाइन। अगर रेशियो ज्यादा उसका मतलब है केटाइन का साइज बड़ा है, अगर रेडियस रेशियो कम है उसका मतलब है एनाइन का साइज बड़ा है, और रेडियस रेशियो 1 है जिसका मतलब है दोनों साइज जो है वो कंपैटिबल हैं। तो पैकिंग तभी क्लोज सही होती है जब रेडियस रेशियो 1 हो या 1 के करीब करीब हो। केटाइन जो है वो उसके इर्द गिर्द एनाइन होंगे और एनाइन उसके इर्द गिर्द केटाइन होंगे। तो जितने एक आयन के इर्द गिर्द अपोजिटली चार्ज आयन्स होंगे उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आयनिक बॉन्ड चूंकि नॉन डायरेक्शनल होते हैं और इसलिए अरेंजमेंट ऑफ आयन्स जो है वो डिटरमिन की जाती है साइजेस की बेस पे। ग्रेटर इज द रेडियस रेशियो, लार्ज इज द साइज ऑफ केटाइन। साइज केटाइन ज्यादा होगा तो उसके इर्द गिर्द डेफिनेट बात है एनाइन भी ज्यादा होंगे। एनाइन का साइज कम होगा तो उसके इर्द गिर्द ज्यादा होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। Relationship between radius ratio, coordination number, structural arrangement are called as radius ratio rules। ये shapes हैं, क्यूबिक है, रेडियस रेशियो होगी 0.7 से लेके 1 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ऑक्टाहेड्रल है, 0.7 से नीचे आते हैं 0.4 से 0.7 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। टेट्राहेड्रल है, 0.2 से 0.4 तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और ट्राइएंगुलर शेप होंगी 0.15 से लेके 0.22 तक, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। ठीक है, देखें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कंपैटिबल होगा तो पैकिंग अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल ये इस तरह दोनों लेयर्स सही होगी। अगर एक का साइज कम होगा, दूसरे का साइज बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पे पैकिंग अच्छी नहीं होगी। कोवलेंट सॉलिड्स, एटॉमिक सॉलिड्स भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि एटम्स में मिलने से बनते हैं। बाइंडिंग एनर्जी 150 टू 500 किलो जूल पर मोल है। इसमें दो टाइप्स हैं, जाइंट स्ट्रक्चर्स टाइप, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और लेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे ग्रेफाइट, कैडमियम, आयोडीन, बोरोन नाइट्राइड। कोवलेंट क्रिस्टल्स जो है वो 3 डायमेंशनल होती हैं, डायरेक्शनल होती है, पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं, लूज पैकिंग है, ओपन स्ट्रक्चर है, हार्ड हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बड़े जायंट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये किसी में भी सोल्युबल नहीं होते, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह में सोल्युबल हैं। डायमंड इसकी एक एग्जांपल है, एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हर कार्बन दूसरे 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। बॉन्ड एंगल 109.5 है, बॉन्ड लेंथ 154 है। और डायमंड क्रिस्टल सारी की सारी जो है वो कार्बन मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करती है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो फेस सेंटर्ड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूल जैसा कि नेम से शो होता है, मॉलिक्यूल्स में दो वीक फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या वंडर वाल फोर्सेस। बाइंडिंग एनर्जी 40 किलो जूल से लेस है। सॉलिड क्रिस्टल्स हैं, इसमें पोलर भी हो सकती हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो सकते हैं। आइस और शुगर दो कॉमन एग्जांपल हैं, I2 सल्फर, फास्फोरस और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर हैं। वॉलेटाइल हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, बैड कंडक्टर्स होते हैं, डेंसिटी लो होती है और सम टाइम ट्रांसपेरेंट टू लाइट है। आयोडीन की कॉमन एग्जांपल है, जिसमें I और I आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 271.5 पिकोमीटर होता है, और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेयर लेटस में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट वन इज मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं। पहली है इलेक्ट्रॉन पूल, इलेक्ट्रॉन सी या इलेक्ट्रॉन गैस, समटाइम इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्योरी भी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी मेटल्स में होती है 82,000 किलो जूल पर मोल। ये है कि थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस शेल के वो एक लूज होते हैं, वो एक पूल बनाते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है वो केटाइन बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल का वो पूल बनाएंगे, केटाइन उसके अंदर एम्बेंड होंगे,
और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी भी होगी और वो शाइन भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, डी एक्साइट होंगे और उनको शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, उनकी वायर्स भी बन सकती हैं। ये सारी जो है प्रॉपर्टीज जो हैं इस थ्योरी से जस्टिफाई होती हैं। इसके अलावा बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरह ही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं मेटल्स के वो कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, 3s ऑर्बिटल है, ओवरलैप करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसी तरह ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दो तरह के बैंड होते हैं, एक को कहते हैं कंडक्शन बैंड, दूसरे को कहते हैं वैलेंस बैंड। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, ये फॉर एग्जांपल सोडियम की एग्जांपल है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फील्ड हैं वो वैलेंस बैंड हैं। और ये 3s देखें, 3s1 होता है सोडियम में, 3s1, तो 3s1 आपस में ओवरलैप करते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें से जो है हाफ जो हैं वो ऑक्यूपाइड होंगे, बाकी जो है वो अनऑक्यूपाइड होंगे। अनऑक्यूपाइड जो होंगे उन्हें कहेंगे कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। और इस ईज की बुनियाद पर, इस आसानी की बुनियाद पर उनको क्लासिफाई करते हैं। अगर ये जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। अगर डिस्टेंस कम होगा तो थोड़े इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे, और डिस्टेंस बहुत कम होगा तो हम उन्हें कंडक्टर कहेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट सोलर। थैंक यू।